तो कल हम कर रहे थे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये किस किस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी। आज है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी ना बोल के एटॉमिक थ्योरी या मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो सब्सटेंस है, लेट कर लिया ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही है कि ये एक वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंडक्शन को शो नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन है इसके पीछे? कोई तो रीजन होगा। हम इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी करेंगे। उसी तरीके से ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो ये अपने आप को या तो वीकली मैग्नेटाइज करेगा या स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज क्यों करेगा और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज क्यों करेगा? इस चीज के पीछे रीजन है, और उसका रीजन हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से ही पता चलेगा। ठीक है, तो हम अंदर की थ्योरी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर हम करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि ये दोनों ही आसान है। उसके बाद आएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो मुश्किल है। तो थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बिल्कुल ही आसान है, सारी बताई हुई बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या थी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मान लो ये दो पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर मैं यहां पर एक स्पेसिमेन रख दूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो यहां से यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जाएंगी और कुछ यहां से लीक कर जाएगी। ऐसा ही होता है। तो यहां से अगर 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और यहां पर 1000 पहुंच रही है, तो 1000 की 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास नहीं करेंगी। वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। हो सकता है 300 कर जाए, हो सकता है 400 कर जाए, हो सकता है 600 कर जाए, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक करके आगे तक पहुंचेगी, उसके अंदर से वो पास ही नहीं होने देगा। इसका मतलब इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ठीक ठीक है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। अगर बहुत ज्यादा होती तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाता, लेकिन म्यू आर की वैल्यू इसके लिए जस्ट ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब 1.5 या 1.25 या 2 के आसपास हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक कर जाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। और प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एक और डेफिनेशन के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो स्पेसिमेन लिया है, अगर मैं इस स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखता तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, जो हर एक एटम अपने आप में डायपोल होता है। हर एक डायपोल का अपना अपना डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन एज अ होल पूरे सब्सटेंस का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि हर एक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते थे, इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता था। लेकिन अगर मैं इसी स्पेसिमेन को उठा के अगर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में अगर रखता हूं, तो इसका एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता था। मान के चलो इसके अंदर 1 करोड़ नंबर ऑफ डायपोल्स है जो रैंडमली अलाइन थे, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, अब वो रैंडमली अलाइन नहीं रहेंगे, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी डायपोल मोमेंट को अलाइन करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 100% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं करवा पाते। अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता ना, तो 100% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने डायपोल मोमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करवा लेते और इसका मैग्नेटाइजेशन 100% हो जाता। लेकिन ये 100% स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाता, प्रॉब्लम रह जाती है इसके अंदर। अब यहां पर इसी सब्सटेंस को मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से स्टडी करना चाहता हूं, तो इसी सब्सटेंस को मैंने यहां पर बना दिया, लेट कर लिया, ये वही सब्सटेंस है। सबसे पहले तो इस सब्सटेंस को मुझे मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखना है। मान लो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं कर रहा, मतलब B की वैल्यू 0 है या फिर H की वैल्यू 0 है। B और H एक जैसी बात होती है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी और साथ के साथ एच की वैल्यू होगी, क्योंकि बी और एच एक जैसी बात होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो यहां पर जब मैं इस स्पेसिमेन की बात करता हूं तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम हैं। या तो हम इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से समझ सकते हैं या फिर इसको एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से समझ सकते हैं, दोनों की एक साथ बात नहीं करेंगे, हम एक एटम की बात करते हैं। अब मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया हुआ है, जो एटम होता है वो अपने आप में एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एटम के चारों तरफ सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो करंट आएगा, करंट आएगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे तो डायपोल बनेगा, डायपोल जहां पर होता है वहां पर डायपोल मोमेंट भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डायपोल यहां पर अपना डायपोल मोमेंट को शो करेगा। इसका मतलब एक और हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अपने आप में डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। तो यहां पर मिलियंस एंड मिलियंस नंबर ऑफ डायपोल्स हैं या फिर मिलियंस एंड मिलियंस नंबर ऑफ एटम्स हैं जो अपने आप को रैंडमली अलाइन करवा के रखते हैं, ऐसे कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। हम एटम को डायपोल मानते हैं तो हर एक का डायपोल मोमेंट है। अगर मैं इस एटम की बात करता हूं तो इसका एक डायपोल मोमेंट है, अगर मैं इस एटम की बात करता हूं तो इसका एक डायपोल मोमेंट है, इस एटम की बात कर लो तो डायपोल मोमेंट है, इस एटम की बात कर लो तो भी डायपोल मोमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करता, एक एटम का डायपोल मोमेंट दूसरे एटम के डायपोल मोमेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये पूरे सब्सटेंस के अंदर ये फिनोमिना चलता है। एज अ होल अगर मैं पूरे स्पेसिमेन की बात करूं तो पूरे स्पेसिमेन का नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक डायपोल मोमेंट क्रिएट करना है। वैसे तो हर एक एटम का अपना अपना डायपोल मोमेंट है, लेकिन फायदा क्या है, हर एक का डायपोल मोमेंट दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, नेट पूरे सब्सटेंस का नेट डायपोल मोमेंट 0 है। अगर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर इसका 0 है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इसका एक छोटा मोटा कोई भी डायपोल मोमेंट अगर आ जाए तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, चाहे कितनी ही थोड़ी क्यों ना आए, आ गई। अगर इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 50% भी अगर आ गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, कितनी, 50%। अगर इसके डायपोल सारे के सारे अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अगर अपने आप को अलाइन करवा लेते हैं तो इसका मतलब ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है, 100% मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, तो कोई कितना मैग्नेटाइज होता है उसी के ऊपर बिहाफ्ड है कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। फेरो 100% मैग्नेटाइज कर लेगा, पैरा इतना नहीं कर पाएगा और डाया तो बहुत ही कम करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, इसको उठाया और यहां पर रख दिया। अब क्या होगा, ये वही सब्सटेंस है मान के चलो। अब मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी और वो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट ऐसे। तो जितने भी नंबर ऑफ डायपोल्स हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये डायपोल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएंगे ना तो उस टाइम ये डायपोल अपने आप को अनस्टेबल महसूस करते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो अपने ऊपर टॉर्क लगाएंगे। तो ये यहां पर टॉर्क लगाते हैं और अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवाने की कोशिश करते हैं। अब मेन बात यह है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता है उसके अंदर अगर 1 करोड़ नंबर ऑफ डायपोल्स है तो सारे के सारे डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन नहीं करवा पाते, ये इसकी प्रॉपर्टी है। 40 या 50% नंबर ऑफ डायपोल्स ही अपने आप को अलाइन करवा पाते हैं, यानी कम से कम नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा पाते हैं और बाकी डायपोल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं ना कि मैं इन डायपोल्स को भी इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में करवाना चाहता हूं, जैसे कि ये डायपोल तो हो चुके हैं, ये डायपोल नहीं हुए, अगर मैं चाहता हूं कि ये डायपोल भी अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवाएं, तो मैं एक चीज कर सकता हूं, क्या, इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को हटा के बड़े बड़े मैग्नेट्स यहां पर लगा सकता हूं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकता हूं। लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं हद से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को खो देगा।
फिर फायदा क्या हुआ? अगर मैं यहां पर ये लेट करके चलता हूं कि पहले 1 करोड़ नंबर ऑफ एटम्स अपने आप में डायपोल की तरह बिहेव करवा रहे थे, हर एक का डायपोल मोमेंट था, रेंडमली घूम रहे थे। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा, 1 करोड़ में से 30 लाख 30 लाख डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके हैं, लेकिन 70 लाख नहीं करवा पा रहे। अब मैं चाहता हूं कि 70 लाख भी करें, तो इसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 5-7 लाख नंबर ऑफ एटम्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन 70 लाख नंबर ऑफ एटम्स अपने आप को अलाइन नहीं करवा सकते। 5 या 7 या 10 लाख करवा लेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि जो 60 लाख नंबर ऑफ एटम्स बच गए और वो भी अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवाए, तो इसके लिए मैं और ज्यादा इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आने के बाद ये सब्सटेंस अपनी पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को खो देगा, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वीकली मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर सारे नंबर ऑफ एटम्स अपने आप को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा पाते तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता। फिर फेरो और पैरा में अंतर क्या होता? कोई अंतर नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो ये प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, यानी कुछ एक नंबर ऑफ एटम्स ही अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा सकते हैं, और कुछ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायपोल्स पहले भी रैंडम थे, अभी भी रैंडम ही रहेंगे। जो भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा ये इन डायपोल्स की वजह से आएगा जो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके हैं, और इसलिए ये वीकली मैग्नेटाइज सब्सटेंस कहलाते हैं, स्ट्रांगली नहीं कहलाते। क्लियर? ये था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहता है? अब जैसे कि कोबाल्ट की हम बात कर ले, निकल की बात कर ले, उनके अंदर बात कुछ और होती है। अब थ्योरी आती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। जैसे कि वही वाला डायग्राम है, यहां पे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है मान लो। अब मैंने यहां पर एक स्पेसिमेन ले लिया, और ये स्पेसिमेन होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। गोडेलिनियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, या फिर और कोई स्पेसिमेन हो सकता है। अब डेफिनेशन के तौर पे हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन के तौर पे ये बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप को स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर देंगे, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, जितने भी पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले वो रैंडम थे, हर एक का डायपोल मोमेंट था, लेकिन हर एक के साथ वो कैंसिल आउट हो रहा था, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 था। लेकिन जैसे ही मैंने इस सब्सटेंस को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रखा, तो इसके 100% तो नहीं, 99% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा देते हैं, जिसके कारण ये एक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। यानी अपने आप को वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर लेगा, और उसके बाद इसके अंदर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक कर सकती हैं, उसके पीछे कोई रीजंस नहीं है कि क्यों लीक किया, वो वैसे ही एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन 99.9% नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी के अंदर से पास करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेसिमेन है वो अपने अंदर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहा है। इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है। पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन 1 से बहुत बड़ी भी है। 1 से बहुत बड़ी का मतलब है कि वो परमिट करेगा कि अपने अंदर से वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अप्लाई कर पास आउट करवा सके। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहां पर 2 बातें आती है। पहली बात इसी डायग्राम से रिलेटेड है। अगर यहां से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास करके साउथ तक पहुंचती है ना, तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। ठीक है, ये तो बात यहां से क्लियर हो रही है। अब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, ये हमें अंदरूनी तौर पे कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हमें कैसे एक्सप्लेन करना है?
अब मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। इसी स्पेसिमेन को लिया और मैग्नेटिक फील्ड से मैंने बाहर रख दिया, बाहर। फिलहाल यहां पर B की वैल्यू 0 है और H की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जब भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं तो एक डोमेन के तौर पे करता है। मतलब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको मुझे 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 भागों में, ऐसे। यहां पर ये जो एरिया हो गया इसको हम डोमेन बोलते हैं, DOMIAN, डोमेन। ये हो गया पहला डोमेन, ये हो गया दूसरा डोमेन, ये हो गया तीसरा डोमेन और ये हो गया चौथा डोमेन। मतलब एरिया 4 एरिया में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो डोमेन्स होता है इनके अंदर एटम्स होता है या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर एक एटम या फिर हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये बात तो बता चुका हूं। अब ये जो डोमेन है इसके अंदर 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स होता है। इसके अंदर भी 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसके अंदर भी होंगे इतने ही इसके अंदर होंगे, इतने ही इसके अंदर होंगे। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स हर एक डोमेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके 2-3 डायग्राम मैं तुम्हें बना के एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से देखना इसको। ये डोमेन है, इसके अंदर 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स है। सारे के सारे एटम्स में ऐसे बनाता हूं। अब ये जो डोमेन है वो अपने आप में पहले से ही मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। मैं पूरे सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे सब्सटेंस के एक छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूं। अब ये जो छोटा सा हिस्सा है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है 10 टू द पावर 10 और हर एक एटम अपने आप में डायपोल की तरह बिहेव करता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस डायग्राम के अंदर मैंने 99% नंबर ऑफ डायपोल्स एक ही डायरेक्शन के अंदर बनाए हैं। मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट है हर एक डायपोल का वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो बुक जब तुम पढ़ोगे, पैराग्राफ जब तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर एक लाइन मिलेगी तुम्हें, और वो लाइन ये है कि हर एक डोमेन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये डोमेन है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये डोमेन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये दोनों ही डोमेन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये लाइन बुक के अंदर आएगी। तो यहां पर मैंने 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स बना लिए जो एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं और उनका डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है, एक आधे एटम्स को छोड़ के। एक आधा एटम तो इसके अंदर ऐसे होते हैं जो रैंडमली ही रहते हैं, ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं है। अब यहां पे ये जो चीज है ये अपने आप एक डोमेन है जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब हम इस डोमेन की बात करते हैं। इस डोमेन के अंदर भी 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स हैं जो डायपोल की तरह बिहेव करेंगे और हर एक का डायपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो मैंने बना लिया नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। और एक आधा एटम रैंडम था, रैंडम ही रहेगा, ठीक। अब ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का ये जो डोमेन है, ये डोमेन भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। अब हम इस डोमेन की बात करते हैं। ये जो डोमेन है इसके अंदर भी 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स हैं जो डायपोल की तरह बिहेव करेंगे और हर एक एटम का एक डायपोल मोमेंट होगा और वो होगा राइट टू लेफ्ट। लेट कर लिया, उसका डायपोल मोमेंट राइट टू लेफ्ट है ऐसे। एक आधा एटम बीच में ऐसा होता है जो रैंडम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो डायपोल, ये जो मैंने डोमेन बनाया है, ये डोमेन भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इसके अंदर 99% ऑफ डायपोल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले से ही अलाइन करवा के रखते हैं विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये जो तीनों डोमेन मैंने बनाए हैं वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। सोच के देखो, बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हर एक डोमेन के 99% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को पहले ही अलाइन करवा चुके हैं बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह तो बिहेव करेंगे। अब बचा ये वाला डोमेन, इसके अंदर भी सेम चीज होती है। इसके अंदर 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। हर एक एटम अपने आप में डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। हर एक का डायपोल मोमेंट अब की बार मैंने
ऊपर से नीचे की तरफ ले लिया, ऐसे एक आधा नंबर ऑफ डायपोल्स रैंडम था, रैंडम ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं तुम्हें मेन बात क्या बताना चाहता हूं, मेन बात इसके अंदर यह है कि ये पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और ये 4 भाग डोमेन कहलाते हैं। हर एक डोमेन के अंदर 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर मैं इस डोमेन की बात करूं तो हर एक का डायपोल मोमेंट होता है, और वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं होता, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह कैंसिल आउट नहीं होता। ये फर्क आ गया। अब इसके हर एक डायपोल का डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी नहीं करी, फिर भी इसके अंदर 99% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करवा के रखते हैं। बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे इसके भी 99% ऑफ डायपोल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करवा के रखते हैं। बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे इसके और इसके डायपोल्स भी 99% डायपोल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करवा के रखते हैं। ये यहां पर अलाइन करवा के रखेंगे, ये ऊपर से नीचे ऐसे अलाइन करवा के रखेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। लेकिन अगर मैं एज अ होल पूरे सब्सटेंस को देखूं तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं इस डायपोल को या फिर इस डोमेन को इस डोमेन के साथ अगर कंपेयर करूं तो इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है लेफ्ट टू राइट, और इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है राइट टू लेफ्ट। इसका हर एक डायपोल मोमेंट इसके हर एक डायपोल मोमेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो यहां पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऐसे, और यहां पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऐसे। तो यहां का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां के नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। हर एक डोमेन का अपना अपना डायपोल मोमेंट है, प्रॉपरली है, लेकिन अगर मैं दूसरे के साथ इसको कंपेयर करूंगा फिर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है। इसका इसके साथ कैंसिल हो जाता है, इसका इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर? ये तो प्रॉब्लम होती है तब जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते, तब अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, लेकिन फायदा क्या? एज अ होल पूरा सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको उठाना है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देना है। ठीक, अब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा। लेट कर लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, और वो भी लेफ्ट टू राइट। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जितने भी नंबर ऑफ यहां पर डोमेन्स है वो छोटे बड़े होंगे। मान लो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, डोमेन नंबर 1 की। इस डोमेन नंबर 1 के अंदर 99.9% या फिर 99% डायपोल्स अपने आप को पहले ही अपने आप को अलाइन करवा चुके थे बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए। लेकिन अब सिचुएशन क्या बन गई? सिचुएशन ये बन गई कि यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट अप्लाई कर दी है, और यहां पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहे थे वो पहले से ही अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके थे बिना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखे। यहां पर 99% नंबर ऑफ डायपोल्स ऐसे थे, और कुदरती मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे अप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर जो 1% नंबर ऑफ जो डायपोल्स थे, 1% जो रैंडमली अपने आप को अलाइन करवा रहे थे, वो क्या करेंगे? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद वो जो रैंडम नंबर ऑफ एटम्स थे जो वैसे ही घूम रहे थे वो अपने ऊपर टॉर्क लगाएंगे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, और वो कोशिश करेंगे कि अपने डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा ले। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करने के बाद इसके अंदर जो 99% नंबर ऑफ डायपोल्स जो डायपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे थे, अब वो 100% नंबर ऑफ डायपोल्स एक डायरेक्शन में अपने डायपोल मोमेंट को क्रिएट करेंगे। ये फर्क आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करने के बाद। ठीक है, जो रैंडम एटम थे अब वो रैंडम नहीं रहेंगे, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, तो इस अकेले डायपोल का इस अकेले डोमेन का एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, और वो भी 100%, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? फिर नंबर आता है इसका, फिर नंबर आएगा इसका,
फिर नंबर आएगा इसका। अगर मैं इस डोमेन की बात करूं तो इस डोमेन के हर एक एटम का जो डायपोल मोमेंट है वो ऐसे है, लेकिन मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई कर रखी है ऐसे। तो इन सारे डायपोल्स के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क तो लगेगी। मैक्सिमम टॉर्क लगने के बाद अपने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसका और इसका नंबर भी आता है। तो इसके अंदर ओवरऑल बात ये हुई कि जब ये वाला डोमेन अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करवाता है तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, बाकियों का साइज एडजस्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, जब ये अपना काम कर चुका होता है तो और जब इसका नंबर आता है तो ये अपने ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगाने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा सके। जब ये एक्टिव होता है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, इन तीनों का साइज एडजस्टेड हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, जब ये और ये दोनों अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके होते हैं तो इसका नंबर आता है, फिर इसका नंबर आता है। तो एक एक करके चारों के चारों डोमेन्स अपने डायपोल के डायपोल मोमेंट को अलाइन करवाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक टाइम ऐसा आता है कि इसके सारे के सारे जितने भी डोमेन्स है चारों के चारों, इन चारों डोमेन्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहे थे उनका 100% नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये डायपोल था, ये डोमेन था। डोमेन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डायपोल्स थे जो 1-आधा% रैंडमली घूम रहे थे, अब वो भी रैंडमली नहीं घूमेंगे। इसके अंदर 100% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके हैं। इसके भी 100% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके हैं। इसके भी 100% डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके हैं। इसके भी 100% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके हैं। लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद भी कुछ एक नंबर ऑफ डायपोल्स रैंडम थे, रैंडम ही रहेंगे। वो अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसको फिजिक्स में अवॉइड करके चलते हैं। अब सोच के देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई कर दी लेफ्ट टू राइट। इसके अंदर 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर भी 10 टू द पावर 10, इसके अंदर भी 10 टू द पावर 10, इसके अंदर भी 10 टू द पावर 10। कितने हो गए? सारे के सारे 1-आधे% को छोड़ के अपने डायपोल मोमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अप्लाई कर दे तो इसका मतलब ये बन गया एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल या स्ट्रांगली मैग्नेटाइज सब्सटेंस हो चुका है ये। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करने से पहले ही यहां पर ये सारे बदलाव थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन करवा चुके थे, हमें तो बस इनको घुमाना था और वो घुमा दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आने के बाद दूर हो गई। इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, जितने भी, यानी कितने हो, चाहे करोड़ों में हो, अरबों में हो, खरबों में हो, 1-आधा% को छोड़ के 99% नंबर ऑफ डायपोल्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपने डायपोल मोमेंट को अलाइन करवा लेते हैं टॉर्क लगा लगा के। ठीक है, जिसके कारण ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है और इसलिए यह परमिट करता है अपने अंदर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने में। इसलिए हम बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? ये थ्योरी थी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बहुत अलग सी थ्योरी है, बहुत ही अलग सी। इसको समझने के लिए बहुत दिमाग भी चाहिए, एज्यूम भी करना पड़ेगा। तो अब जो थ्योरी है वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल की। एक कड़ा दो मुझे। डायामैग्नेटिक मटेरियल, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन करते हैं।
और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये डेफिनेशन ऐसे क्यों है, रीजन बताऊंगा। और इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी से नहीं, ना ही एटॉमिक थ्योरी से, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से समझा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई कर दी, लेट कर लिया, मैंने एक स्पेसिमेन ले लिया, कॉपर ले लो, वाटर ले लो, स्पेसिमेन ले लिया। अब होता क्या है, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं करती, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से लीक करके साउथ तक पहुंचती हैं। यही बात होती है। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है इसके लिए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 होने का मतलब है ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने की परमिशन ही नहीं देता। एक आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक वीकली मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस कहलाता है। फिर भी इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो इन द डायरेक्शन होता है, इन द डायरेक्शन। लेकिन ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये एक वीकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेके आएगा, एक वीक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन द अपोजिट डायरेक्शन में एक वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है और क्यों होती है, रीजन क्या होता है उसके पीछे। अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। अब मैंने इसी मटेरियल को यहां पर ले लिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं 2 एटम्स की बात करने जा रहा हूं। अब ये मटेरियल है, अब कोई भी मटेरियल हो, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर हम उसको रखेंगे तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं जो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं वो अपने डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, और करते ही हैं। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैंने 2 डायपोल्स ऐसे ले लिए रैंडमली। ठीक है, रैंडमली तो अलाइन करते ही करते हैं, तो मैंने ये पोजीशन ले ली। ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, इसका भी डायपोल मोमेंट है ऐसे, इसका भी डायपोल मोमेंट है ऐसे। लेकिन ये दोनों एटम्स इस तरीके से पेयर बनाते हैं कि वो अपने डायपोल मोमेंट को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दें, और दोनों का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस नंबर ऑफ डायपोल्स होते हैं। अब मैं सारे डायपोल्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 ही डायपोल की बात करूंगा, एक पेयर की बात करूंगा। ये एक पेयर बना रहा है, पेयर। एक तो इस डायपोल की बात करूंगा और एक इस डायपोल की बात करूंगा। ठीक है, इन्हीं दोनों डायपोल्स की हेल्प से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को समझा जा सकता है। ठीक, तो एक तो ये डायपोल है, डायपोल का मतलब एटम। ठीक, और एक ये डायपोल है, डायपोल का मतलब एटम। तो मुझे 2 सिचुएशन लेनी है, 2 एटम्स लेने हैं। अब मैंने ये बोल तो दिया बहुत आसानी से कि इसका डायपोल मोमेंट ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे, दोनों कैंसिल, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0, बोल तो दिया। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हमें समझनी है। तो यहां पर मैंने वही 2 डायपोल लेने हैं। यहां पर तो लूंगा मैं डायपोल नंबर 1 और यहां पर लूंगा मैं डायपोल नंबर 2। इसको ध्यान से समझना, अगर अभी समझ में आ गया तो आ गया, बुक से मत्था मारे जाना, कुछ नहीं आएगा समझ। ठीक है, तो ये पहला डायपोल था, यहां पर मैंने ये पहला डायपोल उठा लिया। मतलब एक एटम है, यहां पर ये पहला डायपोल है, बीच में है न्यूक्लियस, और ये ले लिया मैंने एक शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन या तो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर घूमेगा क्लॉकवाइज। अब मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम ऐसे नहीं है, इस सिचुएशन में मत देखना, इस डायग्राम को तुम ऐसे देखना। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, ये शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगर इसके अंदर डायपोल नंबर 1 के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो डायपोल नंबर 2 के अंदर अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके अंदर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं लेता, बाई चांस मैं दोनों के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को सेम ले लेता हूं, तो इन दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल ही नहीं होगा। हमें तो कैंसिल करवाना है ना, कैंसिल करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अलग अलग डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, और ऐसा तुम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आता। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है,
लेट कर लिया इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब यहां पर डायपोल नंबर 2 है, ये डायपोल नंबर 2 मैंने बना दिया। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेट कर लिया ये वाला है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे, मतलब ये डायपोल है, यहां पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अब ऐसे घूम रहा है जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो डायग्राम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये जो डायग्राम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक। और हमें एक बात पता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम डिसाइड करते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो तो टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। अगर मान के चलो कि ये एटम है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे, और अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहां पे, और अगर मैं उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाना चाहता हूं तो टेंजेंट ही ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें दिखाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसके ऊपर आ जाओ, इसके अंदर ये एटम है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैंने यही वाला पॉइंट उठा लिया, इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट को इन द डायरेक्शन ऐसे बनाता हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने डायरेक्शन को इस तरफ बना दिया तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिखाएगा। तो यहां पर मैंने एक टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ कर दिया v, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये दिखा रहा है टेंजेंट। क्लियर इतना? तो यहां पर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक ये जो मैंने सब्सटेंस लिया था ना, इस सब्सटेंस के अंदर जो मैंने डायपोल्स लिए थे इस तरीके थे, और यहां पर ये पूरा सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है, यानी मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को इसमें नहीं रखा, ना ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा, ना ही इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड की फिलहाल बात करनी, ठीक है। हम जो आज टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक को हम दो ही फेस में स्टडी कर रहे हैं। पहला फेस क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या बात है, पहले क्या बात है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, ये दो ही फेसेस में हम बात कर रहे हैं आज। तो आज पहला फेस यही है कि ये जो सब्सटेंस है अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं रखता या मैग्नेटिक फील्ड की इंफ्लुएंस में नहीं रखता तो उस टाइम इसकी थ्योरी कुछ और होती है, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की इंफ्लुएंस में रख दूंगा तो इसकी थ्योरी कुछ और होगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये डायपोल नंबर 1 उठाया ऐसे, ये डायपोल नंबर 2 उठाया ऐसे, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी, ना इसमें शो की ना इसमें शो की, ठीक है। अब यहां पर बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, mv²/r। अगर मैं तुम्हें यह बोलता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यह बोलता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स घट गई तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी घट गई, ठीक है। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बाई चांस अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला करंट वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है किसी कारण से तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला करंट अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर करंट की वैल्यू कम हो गई तो ये एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये पूरा का पूरा डायपोल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मानते हो? करंट के ही हिसाब से ये मैग्नेट बनता है, करंट कम तो वीक मैग्नेट, करंट ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, करंट 0 तो मैग्नेट है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, अगर ये एक वीक मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कम होगा, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पर मैंने 3-4 बातें रिलेट करवाई है, चारों की चारों बातें दोबारा आएंगी। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाए तो वेलोसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, करंट अगर कम हो गया तो ये एक वीक मैग्नेट बनेगा, वीक मैग्नेट बनेगा तो उसका डायपोल मोमेंट भी कम आएगा,
क्लियर? दूसरी बात मैंने तुम्हें क्या बोली है, अगर किसी कारण से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने के पीछे अब ये जो करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो बढ़ जाएगा। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहा है अगर वो बढ़ गया तो इसका मतलब ये पूरा एटम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है? अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैंने अभी बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गई। वो कम और ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। ठीक है? अब मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं पहली सिचुएशन लेता हूं, मतलब ये पहला एटम लेता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे। ठीक है? अब यहां पर मैं इस डायग्राम को इस कड़े के साथ कंपेयर करूंगा। सबसे पहला केस ये है, यहां पर बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट क्लॉकवाइज आएगा, आएगा ना? अब अगर करंट क्लॉकवाइज आएगा तो तुम बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट अगर ऐसे है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? डाउनवर्ड। मानते हो इस बात को? मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट की वजह से आया वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है? इतनी बात। अब नेक्स्ट, करंट अगर ऐसे था, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, है ना? क्लॉकवाइज। अब यहां पर अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा? बताओ। साउथ। और अगर इसी क्लॉकवाइज करंट को नीचे से देखेंगे तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे, साउथ से नॉर्थ। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी नीचे। तो इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है नीचे की तरफ m। क्या इतनी बात समझ में आई? दोबारा बताऊं? अब इसके अंदर बात है, जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर आई थी तुम्हें वो इसके अंदर क्लियर कर लेना। अब ये वही एटम है। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो इसके अंदर जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, आएगा ना? करंट की कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो ये 4 उंगली ऐसे घूमेगी। 4 उंगली अगर ऐसे घूमेगी तो अंगूठा ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अब बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। करंट ऐसे था और ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और यहां पर साउथ पोल। साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से कहां क्रिएट होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे से ऊपर क्रिएट हो गया और वो हो गया m। अब बताओ, ये तो था मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले की बात। इसमें अगर कोई डाउट हो तो वो पूछो। क्लियर है सभी को ये बात? कोई भी छोटा मोटा डाउट हो अभी पूछ लो, कल कोई ये वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। आगे चले। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है नीचे, इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऊपर। यहां पर भी हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। जितना करंट यहां आएगा एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही करंट यहां आएगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड नीचे पैदा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर पैदा होगी। जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे आएगा उतना ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखूं तो इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे, इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर, तो वो तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। यस और नो? यही तो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। मैंने ये स्पेसिमेन ले रखा, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी नहीं रखा, फिर भी इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसका भी है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी यही दिक्कत आती है, फेरो के अंदर भी यही आती है और डाया के अंदर भी यही आती है कि वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। और वो कैसे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं वो ऐसे समझा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा
और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा। मैंने यही वाला मैग्नेट या सब्सटेंस जो है, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया। अब इसके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि इस सब्सटेंस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इफेक्ट में रख दिया, तो यहां पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई करता हूं। इसको समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अप्लाई कर दी और यहां पर भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली रख दी। इसका मतलब मैंने एटम को अगर ऐसे रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऊपर से नीचे, ठीक है। एक तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इस करंट की वजह से, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अप्लाइड का मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करने के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस? सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स या तो बढ़ेगा या घटेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी या घटेगी, करंट इन द शेल बढ़ेगा या घटेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ेगा घटेगा, ऐसे बदलाव आएंगे। अब वो बदलाव कैसे आएंगे, अब मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं। यहां पर ये जो रूल होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये बता रहा हूं सबसे पहले। ये जो उंगली होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, और ये जो चीज होती है वो करंट को शो करती है, और ये जो अंगूठा होता है ये फोर्स को शो करता है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहां पर चलता है। अब थोड़ी सी ध्यान से देखना, बात मुश्किल बात है। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऊपर से नीचे, ये उंगली तो फिक्स है, ऐसे ही रहनी है, ये वाली उंगली, ठीक है। अब यहां पर ये जो उंगली है सेकंड वाली, ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है। अब मुझे करंट के हिसाब से इस उंगली को सेट करना है। अगर मैं ये वाला डायग्राम लेकर चलता हूं तो इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे फ्लो कर रहा था। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट अगर ऐसे है तो मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला। इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। वो टेंजेंट इस तरफ होना चाहिए या उस तरफ होना चाहिए? बताओ, इस दीवार की तरफ या उस दीवार की तरफ? इस दीवार की तरफ होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूं ये बात, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखनी है तो टेंजेंट यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है लेकिन करंट तो ऐसे आ रहा है ना, इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन देखनी हो तो टेंजेंट इस तरफ। पता चली ये बात, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट था, ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। क्या इतनी दो बात पता चली तुम्हें? अब मुझे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे करंट की डायरेक्शन से लेना देना है। अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। अब मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा और देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी लगी और कहां लगी। अब ये जो अंगूठा है वो तो नीचे, अंगूठा नहीं, ये जो उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगी, वो तो नीचे ही होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो ये जो उंगली है वो कहां होनी चाहिए? इसी तरफ होनी चाहिए। अब सोच के देखो, ये जो उंगली है वो तो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, वो तो नीचे ही होगी, हम उसको कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन ये जो उंगली है वो हमें दिखाएगी करंट की डायरेक्शन जो इसी तरफ थी। क्लियर है ये बात? कोई डाउट यहां तक? मैग्नेटिक फील्ड नीचे और एक पॉइंट के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन ऐसे। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये जो उंगली है वो भी तो ऐसे ही होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट ऐसे, तो फोर्स कहां लगी? तुम्हारी तरफ। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो अवे लग रही है। अवे, अवे का मतलब ऐसे, यहां पर बना लो या फिर यहां पर बना लो, मेन बात है अवे लग रही है फोर्स, अवे, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है? सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे? सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है mv²/r और वो लगती है टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अवे लग रही है। तो तुम बताओ, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो लग रही है अवे। तो ये अवे वाली जो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कम करेगी या ज्यादा करेगी? क्या करेगी? कम करेगी। करेगी ना कम? क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो लग रही है अवे और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ओवरऑल बात ये हुई कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाई r, ये कम हो जाएगी। अगर ये फोर्स भी अगर सेंटर की तरफ लगती ना बाई चांस, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाती, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है अंदर और ये फोर्स लग रही है बाहर, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा कम करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घट गई, कितने से? डेल्टा वी से। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी? डेल्टा वी से कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो हो गई कम, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होने के कारण करंट हो जाएगा कम, अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आएगा वो कम हो जाएगा। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आया था उस करंट की वजह से वो भी तो कम हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो गया तो नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो भी कम हो जाएगा। कितनी वैल्यू से? डेल्टा एम वैल्यू से। ठीक है, तो ये सारे कम होने का प्रोसेस है सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है अंदर की तरफ, जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो लगती है बाहर की तरफ, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को कम कर देती है। ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेल्टा एम से कम हो जाता है। क्लियर इतनी बात? आगे चले, अब बात आती है यहां पे। पहले तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था m विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही इसका डायपोल मोमेंट हो गया m माइनस डेल्टा m। अब हम यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी। यहां पर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी हो, डायरेक्शन देखनी हो, तो इस तरफ टेंजेंट होता था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमेगा तो करंट तो अपोजिट आएगा ना, ऐसे आएगा। करंट अगर ऐसे होगा तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करना है, यानी उस दीवार की तरफ, ताकि इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन बता सकूं। तो इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन होगी वहां। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नीचे, और ये जो उंगली है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो ये करंट की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, हो गया नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे थी, लेकिन ये जो उंगली है वो दिखाएगी करंट की डायरेक्शन जो उस दीवार की तरफ है। अब ये अंगूठा कहां है? सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे? सेंटर की तरफ। अब जो फोर्स लगेगी वो सेंटर की तरफ लगेगी। ये फर्क आ गया दोनों डायग्राम में। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है? सेंटर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अप्लाई कर रखी है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी? सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? सपोर्ट करेगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r ये बढ़ जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आएगा वो बढ़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट अगर बढ़ गया तो ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उस करंट की वजह से वो बढ़ जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डेल्टा एम से बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहां और यहां ये फर्क आ जाएगा। पहले क्या होता था? विदाउट एनी अप्लायंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m नीचे की तरफ था, इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m ऊपर की तरफ था, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m माइनस डेल्टा m नीचे की तरफ है और इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m प्लस डेल्टा m ऊपर की तरफ है। अब क्या एक दूसरे के साथ वो कैंसिल आउट होंगे? क्या होंगे? नहीं होंगे। बड़ा कौन है? m प्लस डेल्टा m। छोटा कौन है? m माइनस डेल्टा m। ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकते। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो फिर। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m प्लस डेल्टा m में से
तुम्हें माइनस करना है m माइनस डेल्टा m। ऐसे ही निकालोगे, पहले तो कैंसिल आउट हो रहे थे लेकिन अब नहीं होंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा m के अंदर डेल्टा m जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया 2 डेल्टा m। इतना नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। डेल्टा m पहले से ही छोटा था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहां पर डेल्टा m का मतलब स्मॉल, बिल्कुल मिनिएचर, बहुत ही कम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, रहेगा स्मॉल ही, ठीक है। तो ये एक स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन कहां है, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? बड़ा ये था, छोटा ये था, बड़े में से तुमने छोटा को घटाया, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला, तो इसकी डायरेक्शन बड़े की तरफ होगी ना। तो ये बड़ा है, इसी की तरफ होगा 2 डेल्टा m। दोबारा बता रहा हूं, डेल्टा m बहुत छोटा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे छोटा ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज के ऊपर। तो यहां पर एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, और वो भी कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। कहां क्रिएट हुआ है? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यह है इसकी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक थ्योरी। कोई डाउट यहां तक? तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं दोबारा, लास्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि जो डायपोल, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती, जो अपने आप को बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज कर पाता है, और वो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज का हमने यहां पर प्रूव किया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, डायपोल मोमेंट यहां पर क्रिएट हुआ और वो भी बहुत छोटा, जिसके कारण ये वीकली मैग्नेटाइज सब्सटेंस कहलाएगा, स्ट्रांगली नहीं होगा। स्ट्रांगली तब होता जब यहां पर डेल्टा ना होता। क्लियर? ये थी सारी थ्योरी। कल हम करेंगे हिस्टैरिसीस कर्व और क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है।